कूटनीति कला है दूसरों को अपना रास्ता बनाने देने की। शायद इसी कला की असली परीक्षा अब होने वाली है। 24 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ चीन शिखर सम्मेलन। आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल, ये एक अहम बैठक है और ये ईयू चीन राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ भी है। पर माहौल में वो जश्न वाली बात नहीं लग रही, तनाव ज्यादा है। हाँ, तनाव तो साफ दिख रहा है। हम अपनी चर्चा ORF में छपे एक लेख के आधार पर कर रहे हैं और ये विश्लेषण मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने, खासकर जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी काम का हो सकता है। जरूर जरूर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR के लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। दिलचस्प बात यह है कि ये समिट पहले ब्रुसेल्स में होना था, 2 दिन का। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। पर अब ये बीजिंग में होगा और सिर्फ 1 दिन का। और सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद राष्ट्रपति शी जिनपिंग न हो। अच्छा, उनकी जगह फिर कौन? प्रधानमंत्री ली कियांग मिल सकते हैं उर्सुला वॉन डर लेयन और एंटोनियो कोस्टा से। और तो और जो प्री समिट व्यापार वार्ता होनी थी वो भी रद्द हो गई। ओहो, ये तो मतलब साफ संकेत है कि बातचीत में दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, तो कुछ तो गड़बड़ है। कहाँ से शुरू करें इस पूरी उलझन को सुलझाना? देखिए, शुरुआत में ऐसा लगा था, खासकर वॉन डर लेयन के दावोस भाषण के बाद, या जब EU ट्रेड कमिश्नर बीजिंग गए थे। हाँ, उम्मीदें तो थीं कि शायद रिश्ते कुछ सुधरें, पर ऐसा हुआ नहीं। असल में तनाव कई स्तरों पर है और सबसे बड़ा, सबसे सीधा मुद्दा तो व्यापार का ही है। व्यापार, हाँ, वो तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। इसमें भी देखिए, इलेक्ट्रिक वाहन यानी EVs, फिर ब्रांडी, पोक, मेडिकल उपकरण और सबसे ज्यादा चर्चित रेयर अर्थ्स, दुर्लभ खनिज। हाँ, ये तो आजकल हर जगह खबरों में है। EU की निर्भरता चीन पर बहुत ज्यादा है शायद इस मामले में। हाँ, बहुत ही ज्यादा। आप सोचिए, करीब 98% रेयर अर्थ्स EU चीन से ही लेता है। 98%? हाँ, और चीन ने हाल में क्या किया कि इनके निर्यात पर कुछ पाबंदियां लगा दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2025 की पहली छमाही में ही EU को जो शिपमेंट जाते थे उनकी वैल्यू 44% गिर गई। 84%? ये तो बहुत बड़ा असर है, सप्लाई चेन पर सीधा असर। बिल्कुल, और इसीलिए वॉन डर लेयन ने G7 में खुलकर कहा कि चीन रेयर अर्थ्स को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो ये मामला अब काफी गंभीर हो गया है। और EVs वाला मोर्चा, वो भी गर्म में कह रहे थे आप। हाँ, वो भी। चीन पर आरोप है कि वो सब्सिडी देकर जरूरत से ज्यादा EVs बना रहा है, मतलब ओवर कैपेसिटी। अच्छा। और ये सस्ती EVs यूरोपीय बाजार में आ रही हैं, जिससे वहां की कंपनियों को नुकसान हो रहा है। तो EU ने क्या किया? टैरिफ लगा दिया होगा। हाँ, चीनी EVs पर करीब 46.5% तक टैरिफ लगा दिया। अब चीन भी चुप नहीं बैठा। उसने पलटवार करते हुए यूरोपीय पोर्क, जिसका निर्यात करीब 1.75 बिलियन यूरो का है, और ब्रांडी, इन पर जांच शुरू कर दी है। टैरिफ भी लगा सकता है। चीन का बहुत बड़ा व्यापार अधिशेष, हाँ, वो घाटा EU के लिए बढ़ता जा रहा है। 2023 में करीब 300 बिलियन यूरो का था, और यूरोपीय कंपनियों को चीन के बाजार में उतनी आसानी से पहुंच नहीं मिलती। ये सब बातें भी तनाव बढ़ा रही हैं। तो मतलब व्यापार में ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, ये रणनीतिक हितों से भी जुड़ा है। और व्यापार के अलावा सुरक्षा चिंताएं वो भी हैं। हाँ, बिल्कुल, वो दूसरा बड़ा और शायद ज्यादा संवेदनशील मोर्चा है। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध में चीन का रुख। हाँ, वो मॉस्को का समर्थन कर रहे हैं, खुलकर नहीं सही। बिल्कुल, वो जो दोहरे उपयोग वाली तकनीक सप्लाई कर रहे हैं, रूस से ऊर्जा खरीद रहे हैं, इससे EU काफी चिंतित है। फिर चीन रूस की वो नो लिमिट्स पार्टनरशिप, वो और गहरी होती जा रही है। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि रूस का हारना चीन के हित में नहीं है। ये बयान EU को पसंद नहीं आया होगा, जाहिर है। इसके अलावा यूरोपीय संस्थानों पर चीनी साइबर हमलों के आरोप भी लगते रहे, और इंडो पैसिफिक में चीन की सैनिक गतिविधियां, ये सब EU के लिए चिंता का सबब है। और चीन की तरफ से देखें तो? हाँ, उनकी भी कुछ चिंताएं होंगी EU को लेकर। जरूर। जैसे इंडो पैसिफिक में EU की बढ़ती दिलचस्पी, या ताइवान पर EU के कुछ बयान, वो चीन को रास नहीं आते। तो तनाव दोनों तरफ से है। अच्छा, और क्या EU के अंदर सब एकमत हैं चीन को लेकर, या वहां भी कुछ मतभेद है? ये एक और चुनौती है। EU के जो सदस्य देश हैं, उनके अपने अपने हित और नजरिया हैं चीन को लेकर। हाँ, वो तो होता ही है। और चीन कई बार इसका फायदा उठाने की कोशिश भी करता है, मतलब फूट डालो और राज करो की नीति। हालांकि एक छोटी सी सकारात्मक बात यह हुई है कि 2021 में जो आपसी प्रतिबंध लगे थे ना, हाँ, वो शिनजियांग मानवाधिकारों वाले मुद्दे पर, बिल्कुल, वो हाल ही में हटाए गए हैं। लेकिन
इससे जो EU चाइना कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट CAI रुका हुआ था, उस पर कोई खास प्रगति नहीं हुई है, वो अभी भी अटका हुआ है। तो मतलब वो समझौता अभी भी ठंडे बस्ते में है। तो अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़ने की कोशिश करें तो ये रिश्ता अब किस दिशा में जा रहा है? देखिए, साफ तौर पर EU अब चीन को एक भागीदार के तौर पर कम और एक प्रतिस्पर्धी और उससे भी ज्यादा एक प्रणालीगत प्रतिद्वंदी के रूप में ज्यादा देख रहा है। प्रणालीगत प्रतिद्वंदी, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक-ठीक। इसका मतलब है कि EU मानता है कि चीन की जो शासन प्रणाली है, उसकी जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं, वो यूरोपीय मूल्यों और हितों से मूल रूप से अलग हैं, उनसे टकराती हैं। अच्छा। और रिश्ते लगातार बिगड़े ही हैं पिछले कुछ सालों में। आपको याद होगा 2022 के शिखर सम्मेलन को तो मीडिया ने बहरों का संवाद कहा था। हाँ, बिल्कुल, मतलब कोई नतीजा नहीं निकला। बिल्कुल। और अब दोनों ही पक्ष डी रिस्किंग की बात कर रहे हैं, यानी चीन पर अपनी निर्भरता कम करना, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों में, बिना पूरी तरह से अलग हुए। ये दिखाता है कि आपसी भरोसा काफी कम हो गया है। तो इस बार के शिखर सम्मेलन से क्या उम्मीद करें? क्या ये बस अपनी अपनी बातें रखने, अपनी शिकायतें दर्ज कराने का एक मंच बनकर रह जाएगा? यही $1 मिलियन का सवाल है ना? क्या ये सिर्फ मतभेदों को उजागर करने का एक और अवसर होगा, या फिर यूरोपीय संघ का, जो अब थोड़ा सख्त रुख दिख रहा है, उनके पास जो नए व्यापारिक रक्षा उपकरण हैं, हाँ, वो ट्रेड डिफेंस इंस्ट्रूमेंट्स, क्या वो चीन को कुछ रियायतें देने पर मजबूर कर पाएंगे, खासकर व्यापार के मुद्दों पर? और क्या चीन वाकई उन संरचनात्मक मुद्दों पर बात करने को तैयार होगा जो रिश्तों में असल दरार पैदा कर रहे हैं? ये सब देखना होगा। इन सवालों के जवाब तो हमें 24 जुलाई के बाद ही मिलेंगे, पर यह तय है कि इस बैठक का असर वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। ये पूरी चर्चा और इसके जो अलग-अलग पहलू हैं, खासकर व्यापार और सुरक्षा वाले, ये UPSC मेंस के लिहाज से, जैसा हमने कहा, GS पेपर 2 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अहम हिस्सा है ये। तो अगर आपको ये विश्लेषण, ये बातचीत उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ और कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। हाँ, हमें आपके सवालों का इंतजार रहेगा।